हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या। आप सब कैसे हैं? सो आपने फर्दर स्टडी स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। और चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आज 10th स्टैंडर्ड का स्पर्श बुक का चैप्टर, गद्य का चैप्टर जो है हमारा बड़े भाई। गद्य स्टार्ट किया है मैंने, ओके। पद का क्या है अभी बाद में स्टार्ट करूंगी क्योंकि उसमें क्या है, पोम्स होती हैं तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से, उसको व्याख्या करनी पड़ती है, उसकी प्रसंग लिखना पड़ता है, राइटर का नाम, ये वो सब तो पर वो ज़्यादा इजी होती है इससे, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आज बड़े भाई साहब। ये हैं प्रेमचंद जो हैं, इसके प्रेमचंद जो इसके राइटर हैं। और क्या है, हम पहले थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद कबीरदास जी, इनकी जो जीवनियाँ होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप इसकी जो प्रेमचंद की डिटेलिंग है, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि ये उपन्यास के जो थे ना, उसको उपन्यास के सम्राट कहा जाता है। किसको? प्रेमचंद को। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो क्या है, कबीरदास जी के बारे में जो उनके दोहे हैं वो सब है, इनके भी हैं। तो क्या है, वैसे ये ज़्यादा उपन्यास लिखते थे। तो क्या है, हम प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए 31 जुलाई 1880 को 31 जुलाई 1818 को इन बनारस के पास एक जगह है लम्ही गांव। लम्ही गांव में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। वो कुछ टाइम पे क्या हुआ था, मुंबई में भी रहे, लेकिन क्या है वहाँ का उन्हें जो एटमॉस्फेयर था वो रास नहीं आया, तो उन्होंने जल्दी से वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया। थोड़े टाइम के लिए मुंबई में रहे और कुछ फिल्में जैसे आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चित्रे, ये एक पिक्चर, एक फिल्म का नाम है आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चित्रे। तो प्रेमचंद क्या थे, कथा के सम्राट थे और क्या थे, उपन्यास के सम्राट थे, और उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। और 8 अक्टूबर 1936 को उनकी डेथ हो गई थी। और उनके कुछ उपन्यास जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। गोदान, गमन, निर्मला, करम भूमि, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि जैसे ये थे इनके उपन्यास। और उनकी शैली कौन सी थी? वर्ष मतलब आत्मकथात्मक। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी शैली के बारे में पूछा जाएगा प्रेमचंद की, तो ये आत्मकथात्मक, ठीक है। चलिए अब हम इसका आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब के बारे में ये क्या है, जो हमारे राइटर हैं उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो क्या है, इसमें बताया गया है कि जो बड़े भाई साहब हैं वो बहुत हार्ड वर्कर हैं। मतलब जो हैं बड़े भाई हैं वो क्या है, उनकी उम्र 14 साल है और वो 9th क्लास में पढ़ते हैं। जमात मतलब कक्षा, ठीक है, क्लास कुछ भी कह लीजिए, हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ। और जो लेखक हैं हमारे छोटे भाई जो हैं वो 9 साल के हैं और वो 5th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आ गया, अंडरस्टैंड हो गया इतना, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। जैसे क्या है कि वो बोलते हैं, कौन, लेखक बोलते हैं कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझसे 5 साल आगे हैं, मतलब क्लास में। वो कहते हैं कि वो मेरे से 5 साल आगे हैं, लेकिन क्या है कि हम दोनों ने जब भी पढ़ाई शुरू करी थी ना, तो क्या है हमने साथ में करी थी, लेकिन वो क्या है, वो हर एक क्लास को 2-3 बार करते हैं, ठीक है। कौन? हमारे राइटर के भाई जो हैं, बड़े भाई साहब, उनके बारे में बताया गया है कि हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो क्या करते हैं, हर एक क्लास को 2-3 साल करते हैं। कि उनको क्या है कि कोई भी चीज़ को करो तो उसकी नींव क्या है, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम कोई क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो उसका बेसिक क्या है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी तालीम लो उसमें जल्दबाजी का काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। तो ये जो है राइटर के बड़े भाई के बारे में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो क्या है कि जो वो क्या है, वो कहते हैं कोई भी भवन है ना, कोई भी जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका क्या है, बेस होता है ना, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, कोई भी आलीशान महल बनता है, अगर हमारा नीचे से बेस वीक होगा तो वो क्या है, थोड़े टाइम बाद गिर जाएगा। लेकिन वो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी क्लास में अगर तुमको पढ़ना है तो उसका बेस जो है बना के चलो, इसलिए उसमें 2-3 साल स्पेंड करो। पता नहीं है मुझे तो वो ये चीज़ क्यों बोलते थे, ठीक है। तो आगे जाके क्या होता है, कभी कभी 1 साल, कभी कभी 2 साल और कभी 3 साल में भी लग जाते थे उनको क्लास करने में। तो मैंने उनका वो छोटा भाई है जो
जो हमारे राइटर हैं वो जो बता रहे हैं अपनी सारी स्टोरी, उनकी मैं बता चुकी हूँ कि वो 9 साल के हैं और 5th क्लास में। उनका बड़ा भाई जो 14 साल का है वो 9th क्लास में है, ठीक है। तो क्या है, वो कहते हैं कि ना जन्म, ये पूरा निगरानी करना उसका, मतलब जो भी है ना ये उसकी निगरानी करना मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरी शालीनता इसी में है कि उनका हुक्म और कानून समझे। मतलब वो बता रहे हैं राइटर कि भाई मैं उनके खिलाफ नहीं, अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या उनके आगे बोल नहीं सकता हूँ, उनको जवाब नहीं दे सकता हूँ, रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ उनके आगे। मतलब क्या है कि वो मेरे से बड़े हैं तो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो बताते हैं कि जो मेरे वो बड़े भाई हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कौन है, अध्ययनशील हैं, मतलब पढ़ाई में ऑब्जर्व करने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बुक्स के साथ स्पेंड करते थे, ठीक है। हर टाइम बुक्स खोल के बैठे रहते थे। और क्या है, कभी कभी ऐसा होता था जब वो बुक्स से वो होते थे, थोड़ा माइंड को आराम देने के लिए, तो क्या करते थे वो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी खाली बैठे होते हैं तो बुक्स में फ्लावर बना दिया, कुछ बना दिया, बर्ड बना दिया, तो ऐसे गोल गोल हम पेन भी चलाते रहते कितनी बार। तो वो ऐसे करते थे जब वो खाली बैठते थे, लेकिन क्या बुक्स के साथ में ही टाइम स्पेंड करते थे। कभी कोई नाम बना दिया, कभी कोई वाक्य लिख दिया, और कभी कभी कोई वर्ड ऐसे होते थे उसको 10 बार 20 बार लिख देते थे वो, ठीक है। और बहुत सुंदर थी उसकी, उनकी राइटिंग थी ना, बहुत सुंदर थी। नकल करके लिखते थे ना, मतलब क्या देख देख के लिखना, नकल करना, चीटिंग करना नहीं होता है उसका मतलब, देख देख के दोबारा लिखना, ठीक है। कुछ शब्द रचनाएं करते थे जिनका कोई, मुझे वो कहते थे कि मुझे उसका कोई अर्थ समझ नहीं आता, और क्या है, कोई सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य मतलब तालमेल, कोई उस चीज का तालमेल ही नहीं है मेरे साथ में, क्योंकि मैं छोटा हूँ और वो बड़े हैं, तो मेरे सिर के ऊपर से जाता है, मतलब उनके कहने का ये मतलब था। सॉरी। मसलन एक बार उनकी कॉपी में मैंने देखा था, इबारत मतलब लेख, मतलब उन्होंने क्या करा था, एक लेख लिखा हुआ था। उसमें क्या था, भाई बहने, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, ऐसा कुछ, एक घंटे के बाद दूसरा चेहरा बना हुआ था, ऐसा ऐसा, मतलब वो अपने बुक में कुछ कुछ लिखते रहते थे, जो कहते थे ऐसी पहेलियां हैं जिनको मैं क्या करता था, सुलझाने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि मैं छोटा था उनसे, और मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता था, छोटी मुंह बड़ी बात। ठीक है। अब आगे है, मेरे जैसे पढ़ने में ना बिल्कुल मन नहीं करता था, मतलब वो कहते थे अगर मैं 1 घंटा भी बैठ जाता था ना तो वो मेरे लिए इनफ था। कौन? हमारे लेखक। तो वो कहते थे कि मेरे लिए 1 घंटा भी इनफ था, क्योंकि मुझे खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो क्या है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते भी थे 1 घंटा बस। उन्हें अगर 1 घंटा भी बैठना पड़ता था ना तो वो बहुत ज़्यादा था उनके लिए। तो उन्हें क्या था, वो हॉस्टल में पढ़ते थे, तो वो कहते थे वो हॉस्टल में क्या करते थे, कभी कभी क्या करते थे, कागज़ की तितलियां बनाए रखते थे। कभी दोस्तों के साथ में, अगर उन्हें दोस्त मिल जाए तो मज़े ही मज़े, तो वो दोस्त के साथ खेलना पसंद करते थे। तो वो क्या था, वो क्या करते थे, एक 4 दीवारी में, 4 दीवारी मतलब एक कमरा, 4 दीवारी मतलब एक कमरे के अंदर, हमारे रूम में कितनी दीवार होती हैं, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, तो 4 दीवारी हो गई, उसको 4 दीवारी बोलते हैं, मतलब एक कमरे में बंद रहना। क्योंकि उनका भाई क्या करता था, सारा दिन बुक्स के साथ में, बड़े भाई साहब जो थे बुक्स के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, वो क्या करते थे, 4 दीवारी में रहते थे। लेकिन वो कहते थे मुझे 4 दीवारी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, आगे पीछे क्या, कभी कोई मोटर गाड़ी दिख गई, उस टाइम पे, ये बहुत पुरानी बात है, आप देख लीजिए 1880 की बात है, जब ये प्रेमचंद जी का गद के बारे में बताया, उनकी मतलब बाय बर्थ उन्होंने लिखना स्टार्ट नहीं कर दिया था, लेकिन 18 की बात हो रही है, ये 18 नहीं तो 19 स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन 1930 में 36 में उनकी डेथ हुई थी, उससे पहले ये स्टोरी लिखी जा चुकी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे रेयर कभी गाड़ियाँ होती थी, उसको मोटर गाड़ी बोलते थे। तो क्या वो कहते थे, मैं अपने भाई से इतना डरता था कि उनका रौद्र रूप जो था ना, देख के मेरे प्राण सूख जाते थे। रौद्र रूप मतलब गुस्सा करना, मतलब एक्सट्रीम गुस्सा, जैसे कोई किसी को आंखों से डराता है या बहुत ज्यादा चिल्लाता है, तो वो उसका रौद्र रूप बोल दिया, ठीक है, रौद्र रूप, ठीक है, इतना हो गया, ओके। तो क्या वो इतना ज्यादा गुस्सा करते थे उसके ऊपर कि उसे उनका रौद्र रूप लगता था, और वो उसके आगे से बोल नहीं पाते थे कुछ भी, ठीक है। तो क्या है, वो हमेशा यही सवाल करते थे कि उनका पहला सवाल यही होता था,
कहाँ थे तुम, हमेशा घूमते ही रहते हो, कभी पढ़ भी लिया करो। तो वो उनके मुंह में कोई बात निकलती ही नहीं थी, और वो कहते थे कि मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था, और मैं ये करता था कि उनकी सवाल का कोई जवाब नहीं दे जाता था मेरे से, और मैं मुंह नीचे करके खड़ा हो जाता था। तो वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल के कि हाँ मैंने वो गलती करी है, एक्सेप्टेड। अगर मैंने गलती नहीं भी करी तब भी मैं आगे से बोल नहीं पाता था। लेखक अपने भाई से इतना डरते थे, और इसमें लिखा है कि वो रिस्पेक्ट करते थे उनकी। तो मतलब मे बी इन दिस टाइम कि अगर हम किसी से डरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मे बी वो बड़े हैं तो हम उनके आगे से जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अगर गलती है तो मे भी कभी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको अपना जो है अपना रिव्यू दे सकते हैं, अपना जो भी हमारा उनका फॉल्स है मे बी, तो अगर हमारा है आई एक्सेप्टेड, अगर उनका है तो मे बी हम उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन हर टाइम ये सोल्यूशन नहीं है कि हम मुंह नीचे करके खड़े रहें। तो वो क्या कहते थे लेखक कि मैं अपने भाई के आगे जब भी वो मेरे ऊपर गुस्सा करते थे तो मैं उस गलती को एक्सेप्ट हो जाता था मेरे से कि मैं आगे से बोल नहीं पाता था। ठीक है, इस तरह वो कहते थे कि भाई खेल खेल के तुम क्या करोगे, पढ़ना कोई खेलने का काम नहीं है कि तुम 1 घंटा पढ़ लोगे और इनफ है। तो वो कहते हैं इस तरह अंग्रेजी पढ़ो तो जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे, हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल का काम नहीं है कि भाई जो वो कहते थे कि एक कोई एरा गैरा नथु गैरा मतलब कोई भी, मौन मतलब चुप रहना, एरा गैरा नथु गैरा मतलब कोई भी आके कह दे कि हाँ भाई हाँ मुझे अंग्रेजी आती है। पहले अंग्रेजी लिखना तो डिफिकल्ट था, बोलना इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। आजकल के टाइम पे तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मे बी हमारे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वी कैन स्पीक टू ईच अदर, पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, कजन्स हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे। इन इंडिया लिटिल बिट डिफिकल्ट कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज ईजिली, अब हमारे पास तो इतने ऐप आ गए हैं कि हम लोग वो यूज़ करके वी कैन लर्न एनीथिंग। फ्रेंच सीख सकते हैं तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो पहले क्या होता था, वो कहते थे ऐसे ये कोई इंग्लिश सीखना कोई एरा गैरा नथु वगैरह का काम नहीं है। जो अंग्रेजी के विद्वान होते थे ना, वो भी दिन रात आंखें फोड़ते थे उसके साथ, तब भी वो क्या है अपना खून जलाना पड़ता था उनको, तब भी वो उन्हें विद्या आती थी। पहले इनका विद्या का क्या मतलब होता था कि इंग्लिश सीखना, इंग्लिश आना। जैसे इसमें ये लाइन लिखी है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि खून जलाना पड़ता है तब कहीं जाके विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहना आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते थे, और बोलना तो बहुत दूर की बात है। मतलब इन दिस टाइम वी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट स्टडी। तुम कोई भी बिना सर्टिफिकेट, तुम्हारे पास कोई भी डिग्री के बिना तुम इंग्लिश सीख सकते हो। लेकिन पहले टाइम पे लोग ये क्या सोचते हैं, अगर किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो वो एक विद्वान है, एक ग्रेट पर्सन है, एक एजुकेटेड पर्सन है। तो पहले टाइम पे ऐसा होता था। ठीक है, तो क्या होता था उसके बाद उन्होंने कितनी भी मेहनत कर लो, तुम अपनी आंखों में देखते हो, तो अगर नहीं देखते हो तुम्हारी आंखों का कसूर है। मतलब वो कहते थे तुम इतने मतलब खेलते हो, हॉकी मैच देख लो। और वो क्या कहते थे, 1 साल इनफ नहीं है एक क्लास में। उनके कहने का मतलब ये था। मतलब वो ये स्टोरी इस तरह से लिखी है, इस तरह से एक्सप्लेन की है कि उनके जो बड़े भाई हैं वो एकदम यूनिक है भाई, कि 1 साल एक क्लास के लिए 1 साल इनफ नहीं है। वो कहते थे कम से कम 2-3 साल तो एक क्लास में स्पेंड करना ही चाहिए। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, कि एक क्लास में कितने साल स्पेंड करने चाहिए। ठीक है, और मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम खेल कूद कर वक्त बर्बाद कर रहे हो। और कौन, राइटर जो हमारे लेखक हैं, वो उनका भाई उनको कह रहा है कि तुम खेल कूद के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सही है या गलत है? और मुझे देखो 2-3 साल लगते हैं, उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहना। दर्जे मतलब इसी क्लास में पड़े रहना, इसी दर्जे पे रहना कि भाई अगर 5th क्लास में हो तो यहीं पड़े रहना। उनके कहने का मतलब ये है अगर तुम खेल कूद रहे हो तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, और अपना क्या कर रहे हो, उसी क्लास में पढ़े रहना। तो वो कहते हैं तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पूरी जवानी यही करते रहना। गुल्ली डंडा खेलो, क्रिकेट खेलो, ये सब करो, और क्या है अपने दादा का पैसा बर्बाद करो।
अपने दादा की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हो। ऐसा ऐसा नहीं है, पर ये चैप्टर में लिखा है, ठीक है। और क्या है, मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। मतलब उन्होंने उसको इतना डांटा, इतना फटकारा। लताड़ मतलब डांट देना। देखिए ये रहा, लताड़ मीन्स डांट देना। मतलब उनके भाई ने उनको डांट दिया था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया बाद में, जब उनको बहुत डांट पड़ गई तो उन्होंने ये सोचा कि शायद मैं पढ़ लूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं पढ़ लूंगा। मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ने का स्केड्यूल बनाता हूँ, तो टाइम टेबल बनाता हूँ। तो उन्होंने क्या टाइम टेबल बनाया, किसने, राइटर ने हमारे, क्या टाइम टेबल बनाया। उन्होंने टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि जो राइटर थे उन्होंने क्या टाइम टेबल बनाया था। जब उन्होंने उनके भाई ने उनको बहुत लताड़ा था, लताड़ा मतलब बहुत डांटा था, तो उन्होंने क्या टाइम टेबल बनाया था। तो टाइम टेबल है हमारा, उन्होंने बोला था 6 बजे मैं उठूंगा, सुबह 6 से 8 इंग्लिश पढ़ूंगा, 8 से 9 हिसाब करूंगा, मतलब अकाउंट्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, 9 to 9:30 में इतिहास पढ़ूंगा, और उसके बाद खाना और स्कूल जाऊंगा। 3:30 में स्कूल से वापस आऊंगा, आधा घंटा आराम करूंगा, 4 से 5 फिर भूगोल पढ़ूंगा, ज्योग्राफी, ठीक है। 5 to 6 ग्रामर पढ़ूंगा, और फिर आधा घंटा टहलूंगा हॉस्टल के बाहर, क्योंकि वो हॉस्टल में पढ़ते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 6:30 to 7 अपनी इंग्लिश की एक मिनट, आई हैव मिस्टेकन देयर, इंग्लिश की क्या है, कंपोजिशन करूंगा, इंग्लिश की कंपोजिशन करूंगा, 8 to 9 अनुवाद करूंगा, और 9 to 10 हिंदी, और 10 to 11 अदर सब्जेक्ट। मतलब पूरा दिन का उन्होंने ये क्या था, टाइम टेबल बनाया था। ये टाइम टेबल आप देख लीजिए, अगर समझ नहीं आता है तो मैं अलग से आपको बना देती हूँ, और क्योंकि आई हैव अ लेस स्पेस फ्रॉम इन दिस बोर्ड, तो मैंने यहाँ पर साइड पे बनाया है, नहीं तो मैं आपको दोबारा बना दूंगी, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने ये टाइम टेबल बनाया था कि भाई मैं इसके हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाऊंगा और मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ये जस्ट उन्होंने बनाया था लेखक ने, क्योंकि उनके भाई ने उनको बहुत डांटा था, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल वो कहते हैं मैंने बना तो लिया, पर उस पर अमल करना दूसरी बात है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक ही दिन में उसकी अवहेलना, मतलब उसको टाल दिया, उसको टाल दिया। मैदान में वो कहते हैं खुद हरियाली थी, और मैं वहाँ पर क्या है, हवा के झोंके थे, और क्या है, फुटबॉल उछल कूद कर रही थी, कबड्डी के वो हो रहे थे। तो मैंने क्या करा, इसमें रूपरेखा खींच दी, और मैं सब कुछ भूल गया कि मैंने क्या करा था। वह आंख फोड़ पुस्तकें जिनके बारे में मैंने टाइम टेबल बनाया था। और वो क्या करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि मेरा भाई जो है मुझे डांटे या कुछ भी करे, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, खेल कूद को क्या करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, इसका तिरस्कार नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट जो है इसका, वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो क्या है, इसमें क्या है, सालाना इम्तिहान, मतलब ईयरली एग्जाम हो चुके थे, जो एनुअल एग्जाम बोलते हैं जिसको हम, एनुअल एग्जाम हो चुके थे। तो उसमें क्या हो गया था, जो हमारे लेखक थे वो पास हो गए थे, और उनका भाई क्या है, फेल हो चुका था। तो क्या होता है, अब इसमें देखते हैं। जब क्या होता है कि लेखक पास हो जाता है और वो बहुत खुश होते हैं। जो छोटे भाई हैं जो 5th क्लास में है, 9 साल के हैं, और जो राइटर के भाई बड़े भाई हैं जो 14 साल के, वो 9th क्लास में हैं, और वो क्या है, इतना पढ़ने के बाद भी क्या है, अपनी क्लास में फेल हो जाते हैं। तो लेखक बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई मैं पास हो गया। खेलने के बाद भी मैं 1 घंटा पढ़ता था, और क्या था, जो मेरे भाई थे वो पूरा दिन टाइम स्पेंड करते थे बुक्स के साथ, वो फेल हो गए। तो वो क्या होता है, उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया अब, मेरे और मेरे भाई में। मतलब क्या, पहले 4 साल का था, अब 2 साल का रह गया, ठीक है, 5 साल का। तो भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। वो बताते हैं, भाई साहब को आड़े हाथ लूँ, आप वो क्या है, वो उसको डांटते रहते थे हर टाइम उसको कि तू पढ़ा कर, खेला मत कर। तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा खुश थे ना, तो एक्साइटमेंट में ना कुछ वो ये भूल जाते हैं कि मेरा भाई फेल हो गया, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। तो वो क्या है, वो ना बहुत खुश होते हैं। तो उनका भाई क्या करता है, अब मज़े से खेल भी रहा था, वो कहते हैं मैं, और क्या है, दर्जे में अव्वल भी आ गया मैं। तो वो, लेकिन उनका भाई जो था वो बहुत दुखी और उदास था। तो क्या है, उन्हें हमदर्दी हुई, मुझे दिल से उनसे हमदर्दी हुई, वो क्या बोलते हैं। तो क्या है, हम उनके घावों पर नमक छिड़कने का मेरा कोई, वो कहते हैं, ऐसा कुछ विचार नहीं था। मतलब लज्जास्पद मतलब शर्मनाक।
लज्जास्पद मतलब शर्मनाक, शर्मनाक बात कह रहे थे। वो कह रहे कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं था कि मैं उनकी इंसल्ट करूं कि भाई वो फेल हो गए हैं, लेकिन क्या है कि मैं इतना खुश था तो एक्साइटमेंट में मैंने क्या करा कि गिल्ली डंडा वगैरह ये सब खेलना शुरू कर दिया। और मुझ पर वो जब मैंने ये सब किया ना कि भाई मैं पास हो गया और वो फेल हो गए, तो वो मुझ पर टूट पड़े। तो वो कहने लगे कि वो मुझ पर टूट पड़े कि वो कहते हैं कि 1 साल में तुम पास हो गया तो तूने कोई तीर नहीं मार लिया है, पास होना इनफ नहीं है। अगर तूने दुनियादारी नहीं समझी है तो तुझमें दिमाग नहीं आ गया है, वो इसको इस तरह से बोलते हैं। तुझे तो घमंड आ गया है, वो बोलते हैं घमंड मतलब प्राउड फील कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, तुम बड़ी बड़ी हस्तियाँ तूने वो फिर अब उन्हें हिस्ट्री चालू कर दी उन्होंने कि इतिहास में तुमने रावण की स्टोरी चालू कर दी। आपने रावण के बारे में तो सुना ही होगा कि इतिहास में रावण कितना बड़ा राजा था, कितना चक्रवर्ती था, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती राजा था वो। बुद्धि जिसमें क्या है, अभिप्राय मतलब इसका अभिप्राय समझो, अभिप्राय मतलब इसका मतलब समझो, ठीक है। रावण कौन था, भूमंडल का स्वामी था, वो उसे चक्रवर्ती राजा कहते थे, ठीक है। कि वो क्या करता था, आधिपत्य मतलब साम्राज्य, आधिपत्य मतलब साम्राज्य क्या है, स्वीकार नहीं करते, क्या है वो कहते हैं अभी अंग्रेजों का टाइम है, मतलब क्या है कि हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि जो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि रावण के पास इतना बड़ा राजा था, इतनी नॉलेज थी, इतने उसके पास इतनी शक्तियां था, फिर भी वो घमंडी था ना, तो उसके घमंड की वजह से वो मारा गया था, है ना। तो ये वही अपने भाई को ये समझा रहे हैं कि तू घमंड कर रहा है इसलिए। तो क्या है, अभिमान। वो कहते हैं कि कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, कोई गलत काम जरूर कर लो, उनके कहने का मतलब, लेकिन घमंड नहीं करने का। तो क्या है, शैतान, वो बोलते हैं शैतान का हाल वही होता है जो एक घमंडी का होता है। वो क्या समझता है, ईश्वर को अपने से बड़ा समझता है, भगवान को अपने से बड़ा समझता है। तो क्या है, वो उसे स्वर्ग की जगह नर्क में धकेल देता है। मतलब उन्होंने उसको इतना ज्यादा, मतलब जिस तरह वो फेल हो गए तो वो वैसे ही बहुत गुस्से में थे। कौन, बड़े भाई साहब, छोटे को तो उन्होंने इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई कि उसको बहुत ज्यादा कि तुम्हें ज्योमेट्री के में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, ये वो, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको बहुत ज्यादा सुनाया गया। तो उन्होंने क्या करा कि उन्हें इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ा होगा तुमने, 8 हनेरी के गुजरे, और बहुत सारी कांड के बारे में उन्होंने उसको बताया कि भाई दिमाग का चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। मतलब उन्होंने ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं उसको जो बातें सुनाने में कम छोड़ी हो। तो क्या है, वो बहुत ज्यादा उसको जलील किया, अपमानित किया उसको, किसको, राइटर को, हमारे, ठीक है। तो वो कहते हैं उसको ज्योमेट्री तो बस एक खुदा की पनाह है, अब की जगह अब जो लिखा गया, सारे नंबर कट गए। और क्या है, कोई भी चीज ऐसी है जैसे कि छात्रों में खून करते हो, क्यों छात्रों को खून करते हो, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फर्क है। तो वो कहते हैं अक्षरों को रट लो, रटना क्या है, शिक्षा पाना नहीं है। वो बोलते हैं कि सिर पैर की बातों को पढ़ने के क्या फायदे। मतलब वो कहते हैं कि कोई भी चीज को अगर तुम पढ़ते हो तो उसको, वैसे इसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया है, कोई इन द सेंस कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको चैप्टर पढ़ना है। तो वो क्या है, वो कहते हैं वह इस रेखा पर लंबा गिरा दो, आधार लंबा 2 गुना कर दो, 2 गुना को 4 गुना कर दो, आधी ही रह जाएगी मेरे बल से। लेकिन परीक्षा में पास होना, ये सब कुछ खुराफत याद करनी पड़ती है। मतलब शिक्षा में पास होने के लिए क्या इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हर समय पाबंदी, निबंध लिखो। मतलब क्या है, एक टॉपिक दिया गया है इसमें कि क्या टॉपिक दिया है, 4 पन्नों का, समय की पाबंदी, इसके ऊपर टॉपिक दिया गया है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर 4 पेज का टॉपिक लिखना है, एक समय की पाबंदी। वो कहते हैं कि हम उसको 2 अक्षरों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 4 पन्नों का लिखना क्या इसका यूजफुल है, किस चीज के लिए, टाइम वेस्ट करना। जब हम किसी चीज को छोटी वर्ड में समझा सकते हैं तो उसे 4 पन्नों में क्यों लिखना है, किस चीज का क्या करना है, समय की बर्बादी करना है, पन्नों की बर्बादी करना है, इसे कैसे लिखें, पन्ने रगड़ने पड़ेंगे और छात्रों पर अत्याचार, नहीं तो और क्या है ये।
टीचर जो है यहाँ पर टीचर्स की बुराई करी है, मैंने नहीं की है। आप इस पैराग्राफ में, यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, कि वो बोल रहे हैं कि टीचर्स ने ये फालतू का टॉपिक दे रखा है जिसके ऊपर हमें 4 पन्नों को घिसना पड़ेगा। क्यों बच्चे इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि अध्यापक इतनी तमीज भी नहीं, लिखा है इसमें अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं है। उस पर दावा है कि हम एक अध्यापक हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आटे दाल का भाव पता चला है, इस दर्जे में अव्वल हो गए और सब कुछ मिल गया। मतलब उन्होंने ये पूरी बात सिर्फ किया अपने भाई को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ये सब की संसार में तुम्हें कहीं ज्यादा अनुभव नहीं है, कि ये बंधे नहीं, कुछ पछताएंगे तुम। मतलब वो कहता है कि तुम ये जो कर रहे हो ना, जो ये सब स्कूल का समय निकट था, इस टाइम वो बोल रहे हैं कि नहीं ईश्वर जाने उपदेश माला कब तक समाप्त हो। मतलब वो मन में सोच रहे थे अपने भाई के बारे में, क्योंकि बड़े भाई उनको बहुत ज्ञान दे रहे थे। तो वो कहते हैं कि स्कूल का टाइम नजदीक था और जो ये भाषण वो मुझे दे रहे थे वो क्या है, कब खत्म होगा, और मेरा जो वो मेरा टेस्ट था ना, जो मैं खाना खा रहा था, वो भी मुझे अब टेस्टलेस लगने लगा था, निस्वाद लगने लगा था। निस्वाद, जो खाना वो खा रहे थे राइटर, वो मुझे निस्वाद लगने लगा था। और जो मैं ये इतने अच्छे मार्क्स लेके आया हूँ उसके ऊपर भी मुझे अब कोई खुशी नहीं थी, वो ये कह रहे थे यहाँ पर। जो ये इस दर्जे पर जो मुझे एक भयंकर चित्र खींच दिया गया है, इनके भाई ने जो भाषण दे दिया है, तो मेरा क्या है, अब खेल कूद का कोई अवसर हाथ ना जाने देता, पढ़ता भी मगर कुछ कम। मतलब वो कहते हैं कि अब मेरा जो ये इंटरेस्ट था ना पढ़ने के लिए, वो मेरा क्या है, अब वैसे ही रह गया जैसे पहले था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं क्या है अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन अब क्या है, मैं वो मेरा जो क्या तो रह गया। अब तो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर विश्वास पैदा हुआ था मेरा क्लियर होने के बाद, वो वैसा ही रह गया, विलुप्त हो गया। विलुप्त मतलब खत्म हो गया, गायब हो गया। जैसे विलुप्त का मतलब होता है जैसे जो डायनासोर थे वो क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। तो उसके बारे में बताया। और चोरों का सा जीवन कटने लगा, फिर उनका चोरों का सा जीवन कटने लगा। मतलब जैसे वो जो उनकी खुशी थी, उनके भाई के लेक्चर थे, दैट्स इट, इनफ, खत्म हो गई। वो बोले अब मैं जीऊंगा तो ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ।